हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नोट्स। इस नोट्स को पढ़ने के बाद यानी वीडियो के एंड में आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी की हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन को कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम बायोलॉजी किसे बोलते हैं। बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना होता है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ फॉर्म्स या फिर लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को ही हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि लाइफ क्या होती है, यानी लिविंग। अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे बोल रहे हैं, उसी के बारे में ये चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिविंग? जब भी हम किसी को लिविंग कंसीडर करते हैं तो हम कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे उसे लिविंग कंसीडर करते हैं। क्राइटेरियाज जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस। इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम किसी को लिविंग या फिर नॉन लिविंग बोलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे दिए गए सभी क्राइटेरियाज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ हैं? बट कैन वी कंसिडर ऑल दिस थिंग्स एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स? अब डिफाइनिंग फीचर होता क्या है, पहले आप ये समझिए। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऐसे फीचर जो 100% प्रेजेंट होते हैं लिविंग में और 0% प्रेजेंट होते हैं नॉन लिविंग में, यानी वो नॉन लिविंग में पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। ऐसे फीचर्स को हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। अगर कोई भी फीचर 99% प्रेजेंट हुआ लिविंग में तो हम उसे एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ कंसिडर नहीं करेंगे। पहला फीचर है ग्रोथ। अब हमें ये देखना है कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है या नहीं। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ग्रोथ हो रही है। ठीक, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं उनमें क्या होता है कि ग्रोथ सेल डिवीज़न के थ्रू होती है। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीज़न के थ्रू ही होती है। इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सेल डिवीज़न ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों दो अलग अलग इवेंट्स नहीं हैं, बल्कि एक ही इवेंट्स हैं। जब भी सेल डिवीज़न होगा तो आप ये बोलेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी हो रही है, साथ में रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग इवेंट होते हैं, आर एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हम ये देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं या नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो इफ़ ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन मास लाइक माउंटेन्स ग्रो आफ्टर स्नोफॉल। अगर ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन मास होता है तो इसका मतलब ये कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी ग्रो करती हैं। जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है, माउंटेन्स ग्रो आफ्टर स्नोफॉल। स्नोफॉल के बाद क्या होता है, जो माउंटेन्स का मास होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि इंक्रीज इन मास, तो इसका मतलब ये कि जो माउंटेन्स हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग है वो भी ग्रो करती है। इन नॉन लिविंग ग्रोथ इज़ एक्सटर्नल लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ में कि नॉन लिविंग जो होते हैं उनमें ग्रोथ एक्सटर्नल होती है, यानी बाहर से कुछ मटेरियल उस पर एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से उसका मास बढ़ जाता है और उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ इज़ एक्सटर्नल लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, और एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल को हम बोलते हैं एक्रीशन। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो इन लिविंग ग्रोथ इज़ इंटरनल, इनटू ससेप्शन हम बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ को। इसी वजह से क्योंकि ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है और न ही 0% प्रेजेंट है नॉन लिविंग में, इसलिए हम ग्रोथ को एज ए डिफाइनिंग फीचर कंसिडर नहीं करते। देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर एज अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अगला फीचर हम पढ़ते हैं। अगला है रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल और असेक्सुअल। आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल यानी 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और असेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल मीन्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने अभी पढ़ा कि उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 2 अलग अलग एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल मीन्स से। मतलब ये कि वो कोई सेल डिवीज़न या फिर कोई असेक्सुअल मीन नहीं दिखाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो सेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो असेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं हमारी बुक में। फंगाई जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। ईस्ट और हाइड्रा बडिंग शो करते हैं। प्लानेरिया जिसे हम फ्लैट वर्म भी बोलते हैं वो ट्रू रीजनरेशन शो करता है। फंगी, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनोमा और मासेस या फिर कभी कभी प्लानेरिया भी फ्रेगमेंटेशन शो करता है। बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा जो सिंगल सेल्ड हैं वो सेल डिवीज़न के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं फिजन। If we consider reproduction as a defining feature, what about them who do not reproduce throughout their life? अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ मानते हैं तो उनका क्या जो थ्रू आउट द लाइफ रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल है म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी पूरी लाइफ एंड थ्रू आउट द लाइफ ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो क्या अगर रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ कंसीडर किया गया तो इसका मतलब ये कि ये लिविंग है ही नहीं। ठीक, इसी वजह से हम रिप्रोडक्शन को भी एज ए डिफाइनिंग फीचर कंसीडर नहीं करते हैं। देयरफॉर रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ए डिफाइनिंग फीचर। तो अभी हमने 2 फीचर पढ़ा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दोनों ही डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ नहीं है। अब तीसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितनी भी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं उनका सम यानी जितनी भी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सबको अगर एक साथ हम एक वर्ड में एक्सप्लेन करें तो उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism में। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म इज a defining feature of all living organism without exception. आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब में जो हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको हम लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लिविंग रिएक्शंस ज़रूर कही जाती हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है वो लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन वो लिविंग रिएक्शंस होती हैं। आर नॉन लिविंग बट लिविंग रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म 2 तरीके से हो सकते हैं, ड्यू टू ब्रेकडाउन जैसे एनिमल्स में होता है कैटाबॉलिज्म, या फिर कुछ सिंथेसिस करने के लिए, कुछ बनाने के लिए जैसे प्लांट्स में हम बोलते हैं इसे एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो तीसरा फीचर जो हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, ये एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है, यानी ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा यानी लास्ट फीचर हमें पढ़ना है कॉन्शियसनेस। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग। कॉन्शियसनेस किसे बोलते हैं? एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, उसको सेंस करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये भी हमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। अब कोई ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे
प्रोकैरियोट्स से लेकर यूकैरियोट्स तक सभी अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको सेंस करते हैं, साथ ही साथ उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, रिस्पॉन्स भी देते हैं उसका। ठीक, ह्यूमन बींग्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है और ओनली ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, यानी उसके अंदर खुद को समझने की भी एबिलिटी होती है। द कोमा पेशेंट इज़ अ लिविंग बिकॉज ही रेस्पॉन्ड्स मेडिसिन। जो कोमा पेशेंट होते हैं, एनसीईआरटी में एज ए क्वेश्चन ये दिया गया है कि क्या कोमा पेशेंट को हम लिविंग कंसीडर कर सकते हैं, तो आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि जो कोमा पेशेंट होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं मेडिसिन्स का, तो ये कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं और कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ माना जाता है, इसलिए कोमा पेशेंट को भी हम लिविंग ही बोलेंगे। दस कॉन्शियसनेस इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक, तो जो चारों हमने फीचर्स पढ़े उनमें मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इस लिविंग वर्ल्ड में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं कि हर साल नए नई स्पेसीज़ को डिस्कवर किया जाता है। रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि अभी तक जितनी भी स्पेसीज़ डिस्कवर्ड हुई हैं वो कंप्लीट नहीं है, यानी पूरे वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लगभग 7 मिलियन की संख्या में प्रेजेंट हैं, लेकिन अभी तक जो डिस्कवर हुई हैं वो सिर्फ 1.7 से लेकर 1.8 के रेंज में डिस्कवर हुई हैं। ठीक है, तो देयर इज़ ए इमेंस डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इमेंस डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। जैसे आप ये समझिए कि जो नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ अभी तक डिस्कवर हुई हैं वो अभी 1.7 से लेकर 1.1 मिलियन की रेंज में है, जबकि रॉबर्ट में जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि अभी तक हमने जितनी स्पेसीज़ प्रेजेंट हैं वर्ल्ड में उसका आधा भी नहीं खोजा हुआ है। अभी तक 7 बिलियन स्पेसीज़ डिस्कवर करना बाकी हैं और नियरली 1500 स्पेसीज़ आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर। लगभग 1500 स्पेसीज़ को हर साल डिस्कवर किया जाता है। द डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी, और इसी डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ये 1 मार्क्स में स्कूल एग्ज़ाम में डिफिनेशन के तौर पे पूछी जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। द स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ द लिविंग organism such that a particular organism is known by the same name all over the world is known as nomenclature। अब इतनी सारी स्पेसीज़ हैं तो उनका हम हर एक ऑर्गेनिज्म का तो नेम दे नहीं सकते हैं, तो हम एक स्पेसीज़ का नेम देते हैं और उसी नेम से उसको वर्ल्ड के हर एक जगह पे उसी नेम से उसको जाना जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा स्टैंडर्ड नेम देना जिससे वो पूरे वर्ल्ड में उसी नेम से जाना जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम्स इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, और ये साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम हो और पूरे वर्ल्ड में वो एक ही नेम से जाना जाए। इसके लिए कई इंस्टीट्यूट्स भी बने हैं, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये जितने भी प्लांट्स डिस्कवर होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी उनका साइंटिफिक नेम देते हैं। और दूसरा है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल यानी रिलेटेड टू एनिमल्स नॉमेनक्लेचर ICZN। इनका काम होता है जितने भी एनिमल होते हैं जो हर साल डिस्कवर हो रहे हैं, जैसे 1500 स्पेसीज़ हर साल डिस्कवर हो रही हैं, तो उनका नॉमेनक्लेचर करने का काम इनका होता है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। और ये जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करने के लिए। अब ये जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो अभी हम पीछे पढ़ेंगे। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। हर नेम में जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है उसको जब किसी ऑर्गेनिज्म को नया नाम दिया जाता है तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला
जेनेरिक नेम जिसे हम जीनस बोलते हैं, और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट जिसे हम स्पेसिस बोलते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल लीजिए पैंथेरा लियो, ये साइंटिफिक नेम होता है लॉयन का, पैंथेरा लियो। अब इसमें जो आप पहला वर्ड देख रहे हैं पैंथेरा, ये उसका जेनेरिक नेम है यानी उसका जीनस, और सेकेंड वर्ड जो स्मॉल लेटर से शुरू होता है लियो, ये उसका स्पेसिस बताता है या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है नॉमेनक्लेचर के लिए, उसमें हम यही रूल फॉलो करते हैं कि दो कंपोनेंट होगा किसी भी नेम का, एक जेनेरिक नेम शो करेगा और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ये सिस्टम पहली बार दिया था कैरोलस लिनियस ने। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम टू विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और किसी नेम को दो कंपोनेंट देना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाता है, और इसको पहली बार दिया था कैरोलस लिनियस ने। द नेमिंग सिस्टम वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। अब जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, चलिए वो हम समझते हैं। पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम होते हैं उनका जो नेम होता है वो हम लैटिन लैंग्वेज में रखते हैं। लैटिन में क्यों? क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज होती है। डेड लैंग्वेज मतलब इसमें अब न कोई नया वर्ड ऐड किया जा सकता है या फिर न इस लैंग्वेज में से कोई वर्ड हटाया जा सकता है। मतलब ये कि अगर हम किसी का नेम आज कुछ रख रहे हैं, जैसे पैंथेरा लियो हुआ, उसको हमने लैटिन लैंग्वेज में रखा है उसका नेम, तो अगर आज उसका नेम पैंथेरा लियो है तो आज से 500 साल 600 साल बाद अगर कोई उसका पढ़ेगा तो उसका नाम और उसकी जो मीनिंग है जो आज सोच कर रखी गई है वो भी उस समय में भी वो वही मानी जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम जो बायोलॉजिकल नेम होता है उनको लैटिन जो कि एक डेड लैंग्वेज है उसमें रखते हैं, और ये इटैलिक्स में लिखा जाता है यानी थोड़ा तिरछे करके। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अब कोई स्पीशीज कहीं से भी ओरिजिनेट हुई हो, उसका ओरिजिन कोई भी हो, उसका नेम लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। सेकेंड रूल है द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस while the other specific एपिथेट। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो पहला वर्ड होता है वो जीनस शो करता है, जैसे पैंथेरा लियो में पैंथेरा जीनस शो करता है, और जो दूसरा वर्ड होता है लियो जैसे है वो स्पेसीज को डिनोट करेगा। थर्ड रूल, बोथ वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जब हम उसको हाथ से लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम को, तो हम उसे नीचे से अंडरलाइन कर देते हैं। अगर वो प्रिंटेड है तो उसे इटैलिक्स फॉन्ट में प्रिंट किया जाता है। चौथा रूल है द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर वाइल अदर स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर। पहला वर्ड जैसे एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला वर्ड कैपिटल है और दूसरा वर्ड है जो स्पीशीज को डिनोट करता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका जो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है, उसमें मैंजीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका स्पीशीज को। लास्ट रूल है नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लीन। अब कभी कभी क्या होता है, जिसने भी वो स्पीशीज डिस्कवर की है या फिर जिसने भी उसका नॉमेनक्लेचर किया है, उसका यानी ऑथर का जो नेम होता है वो भी जीनस के स्पीशीज़ के बगल में लिखा जाता है और उसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका ये नेम दिया था कैरोलस लिनियस ने, जो कि ऑथर हैं इसके, तो इनका नेम ऐसे हम लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका, और यहाँ पे जो ऑथर का नेम होगा वो भी कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक, दिस स्पीशीज वॉज गिवन बाय लिनियस। ये स्पीशीज को देने वाले लिनियस थे, इसीलिए मैंजीफेरा इंडिका लीन भी लिखा जाता है। रूल्स फॉर टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा यानी ग्रुप, क्लास या फिर रैंक में क्लासिफाई कर देना टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब इसके रूल्स क्या क्या हैं आइए वो समझते हैं।
पहला है कैरेक्टराइजेशन, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर डिस्कवरी हुई है, कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है, तो पहले हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं, उसका कैरेक्टर्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके देखते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है उसको। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है, यानी प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्हें एक ग्रुप में या फिर कैटेगरी में रख दिया जाता है। चौथा स्टेप होता है टेक्सोनॉमी का नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है, नॉमेनक्लेचर अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर कोई स्पेसीज डिस्कवर हुई है, कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसको नेम दिया जाएगा और वो नेम सिर्फ उसी का होगा, पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नेम से जाना जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी के 4 रूल हैं, अगर आपको एक्सप्लेन करने को आए तो आप कर दीजिएगा। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa, group or rank. This process of classification is taxonomy. अब कुछ easily observable characters के बेसिस पे, कुछ characteristics के बेसिस पे सभी living organism को हम different taxa यानी ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जिसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में ये जो कुछ क्राइटेरियाज हैं, एसेंशियल फीचर्स हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाता है। जैसे मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एसेंशियल होता है टैक्सोनॉमी के लिए। अब एनसीईआरटी में एक टर्म गिवन है सिस्टमैटिक्स। क्या होता है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी और ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक्स हम किसे बोलते हैं? टैक्सोनॉमी प्लस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी को ही हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा टर्म है जो क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमिक सबको इंक्लूड किए होता है अपने में, तो आप बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। एमसीक्यू में आ चुका है कि विच टर्म इंक्लूड्स ऑल द अदर टर्म्स, और ऑप्शन में दिया गया था क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक एक ऐसा टर्म है जिसमें बाकी सभी टर्म्स आ जाते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन हुआ, नॉमेनक्लेचर हुआ और टेक्सोनॉमी हुई। तो लीनियस जो थे, कैरोलस लीनियस, इन्होंने जो अपनी पब्लिकेशन निकाली थी उसका टाइटल भी उन्होंने सिस्टेमा नेचर के नाम से दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब अलग अलग टेक्सोनॉमिकल रूल पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिनमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया हुआ है। कैटेगरी विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट आप देख रहे हैं उसकी कोई भी कैटेगरी अगर हम उठाएं तो हम उसे बोलेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इनमें से अगर हम क्लास को उठाते हैं तो ये एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई, ऑर्डर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हुआ, ऐसे करके। और इसी हायरार्कियल अरेंजमेंट को जो आप इससे फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी हायरार्की। अब इसमें क्या होता है, हम इन क्लासेस में इन ग्रुप्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर डिस्कवर हुआ है तो सबसे पहले हम उसका स्पेसीज जानते हैं, उसके बाद उसका जीनस में और भी बाकी सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो बड़ा ग्रुप होता है फैमिली, उससे बड़ा ग्रुप होता है ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, डिवीज़न हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर सबसे बड़ी जो कैटेगरी होती है वो होती है किंगडम, और इसी में हमें मिनिमम सिमिलैरिटी देखने को मिलती हैं क्योंकि इसमें सभी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक, और जो स्पीशीज़ होती है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी, उसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखने को मिलती हैं। अब एक एक करके हमें इन सभी कैटेगरीज़ को पढ़ना है। जैसे पहला है स्पीशीज़।
Taxonomic studies consider a group of individual with fundamental similarity as a species. ऐसे कैटेगरी, ऐसा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हमें मिले, ये की पॉइंट है। फंडामेंटल सिमिलैरिटी हमें मिले उसे हम स्पीसीज़ बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। ये कुछ बायोलॉजिकल नेम्स गिवन है आपको। आप जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ड होता है वो किसे डिनोट करता है? स्पीसीज़ को। तो इनमें आप देखें तो इंडिका हो गया, लियो हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, इन सभी का जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो अलग अलग है, यानी सेकेंड वर्ड जो है वो स्पीसीज़ को डिनोट कर रहा है। अब दूसरा कैटेगरी है जीनस। अब जीनस में हमें स्पीसीज़ से कुछ कम सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। जीनस रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन। जीनस comprises a group of related species। जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज होते हैं उनको हम बोलते हैं जीनस, विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनरा। इसका मतलब ये कि अगर कोई जेनरा है, मान लीजिए पैंथेरा है, पैंथेरा, और दूसरा हो गया सोलेनम, तो पैंथेरा में जो स्पेसीज़ होंगी वो आपस में सिमिलैरिटीज़ दिखाएंगी और सोलेनम में जो स्पेसीज़ होंगी वो आपस में सिमिलैरिटीज़ दिखाएंगी, लेकिन ये जेनरा इस जेनरा से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पेसीज़ ऑफ अदर जेनरा। जैसे पैंथेरा में कुछ एग्जांपल्स हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, लॉयन टाइगर, ये एक जीनस से बिलोंग करते हैं। इनमें आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ एक जैसी देखने को मिलेंगी। वहीं अगर बात करें हम सोलेनम, जिसे हम टोमेटो फैमिली बोलते हैं, इसमें पोटैटो आ गया, ब्रिंजल आ गया, इनमें आप अलग से सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे जीनस जिसमें एक स्पीसीज़ होते हैं, जैसे जीनस रिलेटेड स्पीसीज़ के ग्रुप को हम बोलते हैं। तो अगर स्पीसीज़ एक ही प्रेजेंट होती है जिस जीनस में, उसको हम बोलते हैं मोनोटिपिक। जैसे हो गया होमो सैपियंस, जैसे ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लीजिए आप। होमो सैपियंस में जो जीनस इसमें है होमो, तो आप देखेंगे जो होमो सैपियंस है उसमें आपको एक ही स्पीसीज़ मिलेंगी, सिर्फ ह्यूमन बींग्स इसमें मिलेंगे। वहीं बात करें अगर हम पैंथेरा की, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं और ऐसे जीनस को हम बोलते हैं पॉलीटिपिक। जैसे पैंथेरा का एग्जांपल हमने दिया था आपको, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। ये जैसे टाइगर, लॉयन हो गया, इनकी स्पेसीज तो अलग अलग है लेकिन इनका जीनस एक ही है। तो ऐसा जीनस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्पेसीज होती हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीटिपिक। जैसे एग्जांपल दिया गया है पोटैटो, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, और ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजेना। ये 2 अलग अलग स्पेसीज हैं लेकिन इनका जीनस सेम है, क्या? सोलेनम। ठीक है, वन जीनस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये हम जानते हैं एक जीनस दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल है पैंथेरा डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। जो पैंथेरा है वो जीनस फेलिस जिसमें कैट्स आती हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। थर्ड हायर कैटेगरी है फैमिली। फैमिली में क्या होता है? हैज़ ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस और स्पेसीज। फैमिली चूँकि एक हायर कैटेगरी है तो इसमें सिमिलैरिटीज़ आपको कम दिखने को मिलेंगी। जैसे जैसे आप ऊपर किंगडम की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी। तो फैमिली में जीनस और स्पीसीज़ के कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज़ हमें कम देखने को मिलती हैं और फैमिली में रिलेटेड जेनरा का ग्रुप होता है। फैमिली are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species। प्लांट स्पेसीज में जो हम फैमिली को एक कैटेगरी बना चुके हैं, एक ग्रुप बना चुके हैं, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स को इंक्लूड किए होते हैं। ठीक, फैमिली का जैसे एग्जांपल है अमंग प्लांट सोलेनम, पेट्यूनिया एंड दतुरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। ये कुछ आपको जेनरा दिए हुए हैं, जीनस दिए हुए हैं, जैसे सोलेनम हो गया, पेट्यूनिया हो गया, दतुरा, इनको एक फैमिली में प्लेस किया गया है जो है फैमिली सोलेनेसी।
दूसरा जैसे एग्जांपल आप लें एनिमल्स का, इनमें पैंथेरा फेलिस के साथ जो दो अलग अलग जीनस थे जो अलग अलग सिमिलैरिटी शो कर रहे थे, इन दोनों को हम एक फैमिली में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं फेलिडी। तो पैंथेरा और फेलिस यानी कैट ये एक फैमिली में इंक्लूडेड होती हैं, फैमिली फेलिडी। और डॉग्स की फैमिली को बोलते हैं हम कैनिडी। फैमिली में आप ये देखेंगे कि लास्ट में ए आई आता है, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी में आए, लेकिन मैक्सिमम जो आप देखेंगे नेम उसमें लास्ट में ए आई आता है। ठीक। ऑर्डर इज अनदर हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। अब हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे किंगडम की तरफ, वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी। जैसे एग्जांपल है फैमिलीज़ जैसे कि कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलेनेसी, इनको हम एक ऑर्डर में प्लेस किए हुए हैं। पॉलीमोनियल्स जो कि फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, यानी ये एक प्लांट का ऑर्डर है। और एनिमल ऑर्डर की बात करें अगर हम, तो कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक कार्निवोरा ऑर्डर में फैमिली कैनिडी, ये सभी फैमिलीज आती हैं। नेक्स्ट हायर कैटेगरी है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। एग्जाम्पल जैसे है ऑर्डर प्राइमेटा, इसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, इनको हम क्लास मैमेलिया में रखते हैं। प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, इनको हम एक क्लास में रखते हैं और वो क्लास है मैमेलिया। अब इस मैमेलिया में और भी ऑर्डर हैं जैसे कि कार्निवोरा, इसमें टाइगर, कैट, डॉग आते हैं। ठीक। तो मैमेलिया एक क्लास है जिसमें अलग अलग ऑर्डर के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे दो ऑर्डर आपको दिए गए हैं, प्राइमेटा और कार्निवोरा। 6. फाइलम। प्लांट्स के लिए हम इसे डिवीज़न एज ए यूज़ करते हैं और एनिमल्स में हम इसे फाइलम बोलते हैं। ठीक। फाइलम सेकेंड मोस्ट हायर कैटेगरी है जिसमें आपको बिल्कुल ही कम सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। क्लासेस कंप्राइजेज एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ ममल्स कंस्टिट्यूट फाइलम। ये सभी क्लासेस एक कैटेगरी में प्लेस की गई हैं जिसे हम बोलते हैं फाइलम। ऑल दिज आर बेस्ड ऑन कॉमन फीचर, और इसका जो कॉमन फीचर आपको देखने को मिलेगा वो होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में ये सभी चीज़ें जैसे फिशेस हो गया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ममल्स, ये सभी चीज़ें आती हैं। किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। इन दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इन सभी क्लासेस को हम फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। ठीक। लास्ट कैटेगरी है हमारी हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम। किंगडम इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी विथ मिनिमम सिमिलैरिटीज़। टोटल 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया और प्लांटी। ये 5 किंगडम होते हैं जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक। ऑल एनिमल्स आर इन किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में सभी ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। और किंगडम प्लांटी में सभी प्लांट्स आ जाते हैं। आपकी बुक में ये टेबल गिवन है जिसमें हमें दिया गया है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका कॉमन नेम हमें दिया है और हम ये समझेंगे कि ये किस जीनस में, किस फैमिली, किस ऑर्डर, क्लास में रखा गया है। ठीक। जैसे कॉमन नेम है मैन आते हैं जिनका बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस हमने भी पीछे पढ़ा था, ये ऐसे जीनस हैं जो मोनोटिपिक हैं, यानी इनमें सिर्फ एक ही स्पेसिस पाई जाएगी, होमो। ठीक। इसका जीनस हो गया होमो, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, तो आपको बिना सोचे समझे होमो लिख देना है। फैमिली होती है होमिडी, देखिए इसमें भी ए ही आया। फैमिली होमिडी होती है। ऑर्डर प्राइमेटा होता है। क्लास मैमेलिया। फिर उसके बाद जो फाइलम होती है वो कॉर्डेटा, और किंगडम क्या होता है, एनिमलिया। ठीक। ऐसे हाउस फ्लाई है, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। पहला वर्ड जीनस डिनोट करेगा, उसके बाद मस्किडी,
ऑर्डर इसका डिप्टेरा होता है, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करती है, हाउस फ्लाई, और फाइलम इसका होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक, मैंगो का अभी हमने पढ़ा था, मैंजीफेरा इंडिका, जीनस होता है इसका मैंजीफेरा, फैमिली होती है इसकी एनाकार्डिसी, ऑर्डर स्पाइंडल्स, क्लास डाइकोटिलेडन, और फाइलम है एंजियोस्पर्म। ऐसे ही वीट का देखिए, इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस हो गया ट्रिटिकम, फैमिली पोआसी, ऑर्डर पॉल्स, मोनोकॉटिलेडन होता है इसका क्लास, और ये फाइलम एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, सॉरी डिवीज़न एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। लास्ट टॉपिक है हमारा टॉक्सोनॉमिकल एड। इसमें हमें 5 एड्स यानी टूल्स पढ़ने हैं, जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, और लास्ट में हमें की पढ़ना है। ठीक, जैसे हर्बेरियम हो गया, हर्बेरियम यानी रिलेटेड टू प्लांट्स। हर्बेरियम स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट्स का, जिसमें हम प्लांट स्पेसिमेंट्स को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, और उनको पूरी तरीके से कंप्रेस्ड कर देते हैं इस फॉर्म तक कि वो एज अ शीट प्रिजर्व की जा सके। ठीक, उनको कंप्रेस करके इतना पतला बना दिया जाता है कि वो शीट्स के फॉर्म में प्रिजर्व किए जाते हैं। किस पर्पस के लिए? स्टडी के लिए। उसमें क्या होता है, जो शीट्स होती हैं उनको, उनमें आप देखेंगे कि जो डेट होती है, किस डेट पे कोई प्लांट डिस्कवर हुआ है, उसका कलेक्शन प्लेस क्या है, इंग्लिश बोटेनिकल नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर दी गई होती हैं। दिस शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हर्बेरियम शीट्स में क्या होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उस पर ऊपर से लिख दिया जाता है। जैसे कोई प्लांट है, उसको पूरी तरीके से कंप्रेस्ड कर देंगे, फिर उसको एक शीट पे चिपका देंगे। अब उसके नीचे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। कैसी कैसी इंफॉर्मेशन? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, जिस डेट पे और जिस प्लेस पे उसका कलेक्शन हुआ है, उसकी डिस्कवरी हुई है, वो वहाँ पे मेंशन किया जाता है। उसका इंग्लिश लोकल बोटेनिकल नेम लिखा जाता है प्लांट का, उसकी फैमिली के बारे में लिखा जाता है। साथ ही साथ जो कलेक्टर होता है, यानी कलेक्ट करने वाला जो होता है डिस्कवरर, उसका नेम भी वहाँ पे लिखा जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी जाती है। ठीक, हर्बेरिया एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। अगर हमें किसी कोई प्लांट मिला है, हमें ये कंफर्म करना है कि इसकी डिस्कवरी पहले हो चुकी है या नहीं, तो इसका जो क्विक रेफरल सिस्टम होता है वो होता है हर्बेरियम। ठीक, हर्बेरियम में जाके हम ये जांच कर सकते हैं कि जो प्लांट हमें मिला है वो पहले से डिस्कवर हो चुका है या नहीं। ये मेन पर्पज़ इसका यही होता है। दूसरा एड है बोटेनिकल गार्डन। दिस आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये जो गार्डन्स होते हैं उनमें लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, यानी इनको प्रेस करके कंप्रेस्ड करके ऐसे नहीं रखा जाता है। एज ए लिविंग प्लांट्स वो ग्रो करते रहते हैं। फेमस बोटेनिकल गार्डन्स जैसे कि क्यू इंग्लैंड में हो गया, या फिर इसको रॉयल भी बोला जाता है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हौरा इंडिया में प्रेजेंट है, एंड द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ इंडिया में प्रेजेंट है। ये कुछ बोटेनिकल गार्डन्स के नेम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, थर्ड टूल है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इसमें क्या होता है, म्यूज़ियम में प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स के कलेक्शन रखे जाते हैं, यानी वो लिविंग फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेन पर्पस होता है स्टडी के लिए या फिर रेफरेंस के लिए हम म्यूज़ियम्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसीज आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन। जो स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व कैसे करते हैं? एक सॉल्यूशन में हम उन स्पेसिमेंट्स को रखते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट्स, जैसे इंसेक्ट हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनको मार दिया जाता है। ठीक, और उनको उनकी पिनिंग की जाती है, यानी हर एक पार्ट पे उनको पिन चुभाया जाता है, ताकि उनको ऐसे फॉर्म में हम ला सकें कि वो कई सालों तक प्रिजर्व करके रखे जाएं। जैसे प्लांट और एनिमल्स हो गए,
इनकी बॉडी बड़ी होती है तो उनको ड्राई स्पेसिमेंट्स के फॉर्म में रखा जाता है। जो लार्जर एनिमल्स और बर्ड्स होती हैं उनको स्टफ़ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है, यानी उनकी बॉडी में कुछ मटेरियल भर दिया जाता है, उनको स्टफ़ कर दिया जाता है और उनको प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो देखने में एकदम रियल लगे। ठीक। फोर्थ है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स आप जानते हैं, हियर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ड इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर विच इनेबल्स अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। इनमें लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर, जिससे हमें एनिमल्स के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, जैसे उनका फूड हैबिटेट हमें पता लगता है, उनका अलग अलग बिहेवियर हमें मालूम होता है जूलॉजिकल पार्क्स में। ठीक। लास्ट है हमारा की क्या होती है? की इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना कुछ सिमिलैरिटीज़ कुछ डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, इसके लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसमें क्या होते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, यानी किसी चीज़ के एक फेवर में बात की जाती है और एक बात की जाती है उसके अपोजिशन में। दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को साथ में रखा जाता है और इस पेयर को हम बोलते हैं कपलेट। और की का हर एक स्टेटमेंट को लीड के नाम से जाना जाता है। की एनालिटिकल होता है नेचर में, यानी अगर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीज़ों के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ले रहे हैं, यानी उनको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक। इसीलिए की एनालिटिकल होता है। जैसे फ्लोरल मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। अब इनके अलावा कुछ जैसे फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, ये कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस हैं जो कि हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिफरेंट उनकी सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्लोरा क्या होता है? अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ए गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया में जितने भी तरीके के प्लांट्स होते हैं उनके हैबिटेट, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो हमें डिस्क्रिप्शन देता है वो होता है फ्लोरा। मैनुअल क्या होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम्स ऑफ स्पीसीज फॉर एन एरिया। अब चाहे वो स्पीसीज प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, किसी भी स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये काम होता है मैनुअल्स का। मोनोग्राफ में किसी भी एक टेक्सा, किसी भी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दिया होता है। ठीक। ये कुछ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस हैं जिससे हमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाना हो तो हम इनका इस्तेमाल करके आसानी से उनके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, हम आपको इसके PDF लिंक भेज देंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।